हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं ज्योति आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जनवानी क्लासेस में, जहां पर हम पढ़ते हैं ग्रेजुएशन के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स। और आज की ये क्लास होगी आपकी बीएससी 5th सेमेस्टर के लिए। तो जैसे कि आप सभी को पता है 5th सेमेस्टर की आपकी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। फिजिक्स की क्लास आपको डेली मिला करेगी 6 PM पे, केमिस्ट्री की क्लास मिला करेगी 7 PM पे जो कि परसों से स्टार्ट होगी, और मैथ्स की क्लास आपको डेली मिला करेगी 8 PM पे। ठीक है, तो बात करते हैं 5th सेमेस्टर में। बच्चे मैंने आपको कल के लेक्चर में बता दिया था कि 2 पेपर्स होंगे आपके मैथ्स के भी, जिन भी स्टूडेंट्स ने मैथ्स लिया है इस बार, क्योंकि आपको 2 मेजर सब्जेक्ट चूज करने हैं। तो फर्स्ट पेपर होगा, एक सेकंड पेपर होगा। फर्स्ट पेपर जो है वो कंपलसरी है सभी के लिए, यानी कि इसमें आपको 2 बुक्स पढ़नी होंगी, ग्रुप एंड रिंग थ्योरी और लीनियर अलजेब्रा। जबकि जो सेकंड पेपर है उसमें आपके पास में 3 ऑप्शंस है। फर्स्ट है नंबर थ्योरी, गेम थ्योरी, सेकंड है ग्राफ एंड डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, और थर्ड है डिफरेंशियल ज्योमेट्री एंड टेंसर एनालिसिस। तो इसमें से हम थर्ड वाला पार्ट करेंगे जो कि हम बाद में स्टार्ट करेंगे। पहले जो कंपलसरी सब्जेक्ट है उसका सेकंड बुक हम करेंगे, यानी कि लीनियर अलजेब्रा हम पढ़ेंगे। ठीक है, बाकी अगर आपको बुक चाहिए तो बुक आप फिलहाल के लिए ले सकते हो जब तक मार्केट में नहीं आती। जो पुराने स्टूडेंट है, जब एनईपी स्टार्ट नहीं हुई थी उससे पहले जो स्टूडेंट्स थे उनके पास में मैथ्स की 3 बुक होती थी। तो जो फर्स्ट बुक थी उनके पास में अलजेब्रा वाली, वो आपको लेनी है। ठीक है, उसमें आपको ये सभी टॉपिक्स जो है वो मिलेंगे। सॉरी, सिर्फ थर्ड सेमेस्टर नहीं, थर्ड ईयर नहीं, सेकेंड ईयर वाले स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, तो उसमें आपको ये सभी टॉपिक्स जो है वो मिलेंगे, तो उसको देख लेना एक बार। बाकी इसमें जो हमारा फर्स्ट चैप्टर होगा वो है वेक्टर स्पेसेस, जिसको हम आज की क्लास में स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि रिलेट किससे करेगा टॉपिक। तो आपने अलजेब्रा वाली बुक में आपको मैंने ग्रुप वगैरह पढ़ाया था, ग्रुप, फील्ड, रिंग्स वगैरह पढ़ाए थे। तो आप में से जिन भी स्टूडेंट्स ने वो अच्छे से कवर किया होगा उनको इसमें भी इतनी ज्यादा डिफिकल्टी नहीं फील होगी। समझती हूँ मैं, थोड़ा सा डिफिकल्ट टॉपिक पड़ जाता है आप सभी के लिए समझने में, बट अगर आप ध्यान से समझोगे तो बहुत इजी है। इसमें कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होनी चाहिए आपको। ठीक है, अगर कुछ भी समझ में ना आए जहां पर भी, उसको कमेंट करके पूछ लेना। तो बात करते हैं वेक्टर स्पेस की। आपके सामने आपको एक बात का ध्यान रखना बच्चा, इस बुक में भी और बाकी सभी बुक्स में भी जो भी आपको डेफिनेशन लिखाई जा रही है, थ्योरम्स लिखाई जा रही है, थ्योरम्स के प्रूफ कराए जा रहे हैं, एग्जांपल्स कराए जा रहे हैं, क्वेश्चन आपको एक भी स्किप नहीं करना है। उससे अलग चाहे आप कुछ पढ़े या ना पढ़े, बट जितना क्लास में कराया जा रहा है उतना आपको 100% करना है। ठीक है, अब ये कहोगे दी बहुत टाइम हो गया, क्लास स्टार्ट नहीं की, तो बच्चा जब तक आपको बेसिक्स छोटी छोटी बातें समझ में नहीं आएंगी तब तक फिर पढ़ाने का कोई फायदा नहीं होता। ठीक है, बात करते हैं डेफिनेशन की कि वेक्टर स्पेसेस होते क्या है। तो लेट एफ प्लस, यहाँ पे ये जो डॉट है ये किसको शो कर रहा है, मल्टीप्लीकेशन को, यानी कि ये एक हमने सेट ले लिया जो कि किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो द एलिमेंट्स ऑफ एफ, एफ क्या है, फील्ड है। सो द एलिमेंट्स ऑफ एफ विल बी कॉल्ड स्केलर्स, यानी कि फील्ड के जो एलिमेंट्स होंगे उनको हम क्या बोलेंगे, स्केलर्स बोलेंगे। लेट वी बी ए नॉन एम्प्टी सेट हुज एलिमेंट्स विल बी कॉल्ड वेक्टर्स, और हमने मान लिया V क्या है, कोई भी एक सेट है जिसके अंदर जो एलिमेंट्स होंगे उनको हम क्या कहेंगे, वेक्टर्स कहेंगे। याद रखिएगा जो इस चैप्टर में यूज होगा F और V का ही मोस्टली यूज होगा, तो आपको समझ में आनी चाहिए कौन से स्केलर्स हैं और कौन से वेक्टर्स हैं। F यानी कि जो कि फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसके अंदर जो भी एलिमेंट्स होंगे वो सभी क्या कहलाएंगे, आपके स्केलर्स होंगे, और जो V हमने सेट लिया है उसके अंदर जो एलिमेंट्स होंगे उनको हम क्या कहेंगे, वेक्टर्स कहेंगे। Then V is a vector space over the field F if, तो जो V होगा, V क्या कहलाएगा, वेक्टर स्पेस कहलाएगा, किसके ओवर, फील्ड के ओवर। इफ, यदि कौन कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई होंगी, ये जो 3 कंडीशन लिखी हुई है ये सेटिस्फाई करेंगी। फर्स्ट वाली जो 2 है ये अलग है, ये जो थर्ड वाली है इसमें इस चीज को रिप्रेजेंट करके बताया गया है कि कौन सी टर्म कैसे सिंप्लीफाई होगी। ठीक है, तो अगर कोई भी फील्ड क्या कर रहा है, इन कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है, तो हम क्या कह सकते हैं कि जो V है वो क्या है, वेक्टर स्पेस है ओवर अ फील्ड F पे। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन कौन सी है, देयर इज डिफाइंड एन इंटरनल कंपोजिशन इन V called addition of vectors and denoted by plus, यानी कि there is defined an internal composition in V, यानी कि V के अंदर एक आंतरिक कंपोजिशन डिफाइन किया जाता है जिसको हम क्या कहते हैं, एडिशन ऑफ वेक्टर्स, यानी कि वेक्टर्स का सम बोलते हैं। तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई
सेटिस्फाई हो रही है, जहां पर एडिशन ऑफ वेक्टर्स को हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, किससे डिनोट करते हैं, प्लस के आइकन से, ठीक है। ऑल्सो फॉर दिस कंपोजिशन V इज एन एबिलियन ग्रुप, और इसके लिए यानी कि जो एडिशन ऑफ वेक्टर्स है इस कंपोजिशन के लिए V कैसा कहलाएगा, एक एबिलियन ग्रुप कहलाएगा। और कोई भी ग्रुप एबिलियन ग्रुप कब होता है, अगर आपको याद हो अलजेब्रा में जो हमने ग्रुप चैप्टर किया था उसमें मैंने आपको बताया भी था, एबिलियन ग्रुप क्या होता है कि जब कोई भी सेट क्या करता है, आपकी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, तो उस कंडीशन में उसको हम क्या बोल देते हैं, एबिलियन ग्रुप बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें इन्होंने क्या कहा है कि मान लीजिए V है, V क्या है, कोई भी एक सेट है जो कि नॉन एम्प्टी सेट, इसके अंदर कोई ना कोई एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है, तो उस कंडीशन में इसमें जो एक इंटरनल कंपोजिशन होगा जिसको हम क्या कहेंगे, एडिशन ऑफ वेक्टर्स कहेंगे और डिनोट करेंगे प्लस से, तो उसके लिए जो V होगा, तो V क्या करेगा, एबिलियन ग्रुप भी कहलाएगा, किसके लिए, एडिशन ऑफ वेक्टर्स वाले कंपोजिशन के लिए, ठीक है। तो एक कंडीशन तो ये सेटिस्फाई होनी चाहिए। सेकंड है देयर इज एन एक्सटर्नल कंपोजिशन इन V ओवर F कॉल्ड स्केलर मल्टीप्लिकेशन, यानी कि इसमें क्या होता है, एक एक्सटर्नल कंपोजिशन, ये कैसा था, इंटरनल कंपोजिशन था, आंतरिक, ये कौन सा है, बाह्य कंपोजिशन है, किसके ओवर, फील्ड F के ओवर, जिसको हम क्या कहते हैं, स्केलर मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं, एंड डिनोटेड मल्टीप्लिकेटिवली, और इसको हम मल्टीप्लिकेशन के साइन से डिनोट करते हैं, इन अ सेंस A into अल्फा बिलोंग्स टू V, यानी कि मान लीजिए हमारे पास में हमने कोई भी दो एलिमेंट लिए, एक A और एक अल्फा, जहां पर A बिलोंग कर रहा है फील्ड को, यानी कि स्केलर क्वांटिटी है, और अल्फा अगर किसको बिलोंग करे, V को बिलोंग करे, यानी कि अल्फा अगर वेक्टर क्वांटिटी है, तो इन दोनों का जब आप मल्टीप्लिकेशन करोगे तो वो किसको बिलोंग करेगा, वेक्टर स्पेस, यानी कि V को बिलोंग करेगा, ठीक है। यही बात लिखी हुई है कि A अल्फा अगर V को बिलोंग कर रहा है, फॉर ऑल जिसके लिए A किसको बिलोंग करेगा, F को, F क्या है, फील्ड है, यानी कि A अगर स्केलर एलिमेंट है जो कि फील्ड को बिलोंग कर रहा है, एंड फॉर ऑल अल्फा बिलोंग्स टू V, और अल्फा क्या है, एक वेक्टर एलिमेंट है जो कि किसको बिलोंग कर रहा है, V को बिलोंग कर रहा है, तो उस कंडीशन में A और अल्फा का जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो भी किसको बिलोंग करेगा, V को बिलोंग करेगा। इन अदर वर्ड्स V इज क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू स्केलर मल्टीप्लिकेशन, यानी कि जो V है वो क्या होना चाहिए, क्लोज्ड होना चाहिए स्केलर मल्टीप्लिकेशन के अंडर। तो अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं तो हम क्या कह सकते हैं कि V क्या है, एक वेक्टर स्पेस है ओवर अ फील्ड F। क्लियर है इतनी बात। थर्ड पॉइंट पे आते हैं, द टू कंपोजिशंस इन अ सेंस स्केलर मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन ऑफ वेक्टर्स सेटिस्फाई द फॉलोइंग पोस्टुलेट्स, यानी कि जो ये दो कंपोजिशन है कौन कौन से, एक तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन और सेकंड क्या है, एडिशन ऑफ वेक्टर्स। ये क्या करता है, नीचे लिखे हुए इन जो ये पोस्टुलेट्स है इनको फॉलो करता है। तो फर्स्ट पोस्टुलेट क्या कहता है, यहाँ पे आप देखिएगा हमने क्या पढ़ा था कि जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो कैसा होगा, एक्सटर्नल कंपोजिशन होगा, जबकि एडिशन ऑफ वेक्टर्स क्या होगा, इंटरनल कंपोजिशन होगा। तो आप यहाँ पे देखिए हमने मान लिया अल्फा बीटा कोई दो एलिमेंट है, एक मान लिया A है, A किसको बिलोंग करेगा, फील्ड को बिलोंग करेगा, A किसको बिलोंग करेगा, फील्ड को बिलोंग करेगा, और अल्फा बीटा जो है वो वेक्टर्स है, तो ये किसको बिलोंग करेंगे, V को बिलोंग करेंगे। तो अगर हम इसका मल्टीप्लिकेशन कराते हैं किसके साथ में, अल्फा प्लस बीटा के साथ में, तो यहाँ से आप देखोगे A की अल्फा में मल्टीप्लाई होगी तो A अल्फा, प्लस साइन A की बीटा में मल्टीप्लाई करोगे तो A बीटा आ जाएगा, ठीक है। फॉर ऑल ये किसका साइन होता है, फॉर ऑल का साइन होता है, यानी कि सभी के लिए जो A है वो बिलोंग करेगा F को, और अल्फा बीटा वेक्टर क्वांटिटी है तो ये किसको बिलोंग करेंगी, V को बिलोंग करेंगी, ठीक। उसके बाद में सेकंड पोस्टुलेट है A प्लस बी इंटू अल्फा, यानी कि अगर हम किन्हीं भी दो फील्ड के एलिमेंट्स का, यानी कि किन्हीं भी दो स्केलर्स का सम लेते हैं और उनका मल्टीप्लिकेशन कराते हैं एक वेक्टर क्वांटिटी के साथ में, तो टर्म क्या आएगी, A का मल्टीप्लिकेशन पहले अल्फा में करोगे फिर प्लस साइन, B का मल्टीप्लिकेशन अल्फा में करोगे तो B अल्फा, जहां पर सभी के लिए A और B तो किसके एलिमेंट है, स्केलर क्वांटिटी है, तो ये किसको बिलोंग करेंगे, F को, और अल्फा कैसी है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये किसको बिलोंग करेगी बच्चा, V को बिलोंग करेगी। क्लियर। उसके बाद में थर्ड पॉइंट आता है A B इंटू अल्फा, यानी कि अगर हम दो स्केलर्स का मल्टीप्लिकेशन लेते हैं किसके साथ में, एक वेक्टर क्वांटिटी के साथ में, तो ये किसके इक्वल आएगा, A को हम बाहर लिख सकते हैं B और अल्फा की मल्टीप्लाई, यानी कि इसको हम इस फॉर्म में कन्वर्ट करके लिख सकते हैं, जहां पर सभी के लिए A B तो फील्ड को बिलोंग करेंगे और अल्फा किसको बिलोंग करेगा, V को बिलोंग करेगा, ठीक है। एंड लास्ट है 1 की मल्टीप्लाई अगर अल्फा में करेंगे तो क्या मिलेगा, अल्फा, जहां पर 1 जो है वो 1 क्या होगा, आइडेंटिटी एलिमेंट होगा, सॉरी यूनिट एलिमेंट होगा किसका,
फील्ड का। तो अगर हमने फील्ड के यूनिट एलिमेंट से किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को मल्टीप्लाई किया तो वही वेक्टर क्वांटिटी आ जाएगी, जहां पर सभी के लिए अल्फा किसको बिलोंग करेगा, वी को, एंड वन इज द यूनिटी एलिमेंट ऑफ द फील्ड एफ। क्लियर? तो ये सभी बातें आपको ध्यान में रखनी है। यानी कि अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में बच्चे ये बोला जाता है कि शो करके दिखाइए या डिफाइन करिए कि कोई भी एक फील्ड है, तो वो क्या फील्ड है और वी क्या है, आपका वेक्टर क्वांटिटी है, तो वी जो है वो वेक्टर स्पेस होगा ओवर अ फील्ड एफ। तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे, उस फील्ड पे ऑपरेशन अप्लाई करोगे, किसको लेकर के, इन कंडीशंस को लेकर के। यानी कि अगर एडिशन ऑफ वेक्टर्स की कंडीशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन सेटिस्फाई करता है तो वी हमारा वेक्टर स्पेस कहलाएगा ओवर अ फील्ड एफ। इससे जिस भी टाइप के भी क्वेश्चंस बनते हैं वो मैं आपको क्लास में कवर करा दूंगी, बाकी करने की नीड नहीं है। ये बात मैं आपको हर बार बोलती हूँ, मैथ्स बहुत ही ज्यादा ब्रॉड होता है, नहीं कंप्लीट होगा। इसीलिए जो इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके एग्जाम में मोस्टली पूछे जाते हैं, जिनसे क्वेश्चंस बनते हैं, वही हम यहाँ पे कवर करेंगे, ठीक है, ताकि आपका सिलेबस भी हो जाए और कुछ बचे भी ना। तो पहले यहाँ तक नोट करिए, फिर क्वेश्चंस करेंगे। देखिएगा इसके बाद में क्वेश्चन पे अगर हम बात करें तो क्वेश्चन आपका ये प्रीवियस ईयर में कई बार पूछा गया है, और एक्सरसाइज फर्स्ट से जो क्वेश्चंस बनते हैं वो आपके इसी टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। यानी कि आप ऐसा मान करके चल सकते हो कि मोस्टली एक टाइप होता है किसी भी एक्सरसाइज में जिससे आपसे क्वेश्चंस पुट अप किए जाते हैं। तो एग्जांपल्स हैं 2-3 इस तरीके की, और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस है कुछ, तो इसी टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, बाकी नहीं करने। तो सबसे पहले क्वेश्चन में देखो आपसे क्या कहा है, लेट वी बी द सेट ऑफ ऑल पेयर्स एक्स वाई ऑफ रियल नंबर्स एंड लेट एफ बी द फील्ड ऑफ रियल नंबर्स। यानी कि आपसे कहा गया है कि मान लिया वी क्या है, सेट है किसके पेयर्स का, एक्स और वाई के, जो कि सभी किसके हैं, रियल नंबर के। यानी कि रियल नंबर के सभी पेयर जो कि किस फॉर्म में, एक्स वाई की फॉर्म में, इसको हमने क्या मान लिया कि ये सेट है किसका, वी का। और एफ हमने मान लिया एफ क्या है, फील्ड है। एफ क्या है, फील्ड है किसकी, रियल नंबर्स की। तो उस कंडीशन में इसको डिफाइन किस फॉर्म में किया गया है कि एक्स वाई प्लस एक्स वन वाई वन, दिस टर्म किसकी इक्वल होगी, एक्स प्लस एक्स वन कॉमा जीरो, और सी ऑफ एक्स वाई को किस टाइप से लिखेंगे, सी एक्स जीरो। तो इसमें क्या होगा इस टाइप के क्वेश्चंस में कि बच्चा आपको जैसे क्वेश्चंस देंगे ना, तो उसमें जो आपको डिफाइन करके दी गई होंगी टर्म्स, उन्हीं के बेसिस पे आपको क्वेश्चन को सोल्व करके दिखाना है, सिंप्लीफाई करके दिखाना है। कि जो ऑपरेशन आपको क्वेश्चन में लगा के दिखाया हुआ है उसी को आप सॉल्यूशन करते टाइम अप्लाई करोगे, ठीक है। इसमें तो ज्यादा नहीं है, बाकी आने वाले क्वेश्चंस में आपको पता चल जाएगा। So is V with these operations a vector space over the field of real numbers? तो आपको क्या करना है कि आपको बताना है कि क्या जो V है, V जो वेक्टर स्पेस है, क्या वो इन सभी ऑपरेशंस पे वेक्टर स्पेस होगा ओवर द फील्ड, जो फील्ड आपको दी हुई है रियल नंबर्स की, उसके ऊपर जो V है वो वेक्टर स्पेस होगा या नहीं होगा, ये आपको बताना है, ठीक है। क्वेश्चन दो बार से समझ लीजिए। हमने कहा क्वेश्चन में कहा गया है कि यदि V क्या है, सेट है रियल नंबर्स के पेयर्स का, रियल नंबर के पेयर्स का, पेयर आपको किस फॉर्म में दिया हुआ है, एक्स और वाई की फॉर्म में, और F क्या है, फील्ड है किसका, रियल नंबर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं इस फील्ड के अंदर। तो आपको इस कंडीशन में डिफाइन की गई है टर्म्स। तो आपको बताना है कि जो V है वो फील्ड के ऊपर जो V है वो वेक्टर स्पेस है या नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि V जो है वो वेक्टर स्पेस कब नहीं होगा, जब वो दिए गए किसी भी दो पोस्टुलेट्स में से किसी भी एक पोस्टुलेट को अगर फॉलो नहीं करेगा। अभी आपको 3 पोस्टुलेट्स लिखाए थे, तो उनमें से अगर किसी एक को भी फॉलो नहीं करेगा तो उस कंडीशन में V को हम वेक्टर स्पेस नहीं कह सकते, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे, वी नो दैट हम क्या जानते हैं कि V इज not a vector space if it does not follow any postulates। यानी कि अगर वो किसी भी पोस्टुलेट्स को फॉलो नहीं करेगा तो उस कंडीशन में जो V है वो क्या होगा, वेक्टर स्पेस नहीं होगा। सो वी शैल शो दैट, हम क्या शो करके दिखाएंगे कि V इन द ऑपरेशन
कौन कौन से ऑपरेशन? इन द ऑपरेशन ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स डज नॉट, नाउ वी शैल शो दैट, हम दिखाएंगे कि इन द ऑपरेशन, भी रहने देना, इन द ऑपरेशन ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स द आइडेंटिटी एलिमेंट, द आइडेंटिटी एलिमेंट डज नॉट एग्जिस्ट। क्योंकि अगर आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा तो उस कंडीशन में जो एडिशन ऑफ वेक्टर्स वाला ऑपरेशन है वो भी क्या नहीं होगा, अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, तो ये कंडीशन अगर हम लेके चलते हैं तो उस कंडीशन में क्या होगा, देन V इज सच दैट, V क्या होगा, ऑपरेशन अप्लाई कीजिए। मान लिया हमने कंडीशन क्या लेकर के चले हैं, हम दो एलिमेंट ले लिए x और y, जो कि क्या है, पेयर है, और ये किसके पेयर है, रियल नंबर्स के। ठीक है, ये सेट बना रहे किसका, वेक्टर्स का। अगर हम इसमें ऐड करते हैं कोई भी अनदर एलिमेंट जो कि हमने मान लिया x1 और y1 है, तो इस कंडीशन में ये किसके इक्वल होंगे, x y के इक्वल होंगे। क्यों होंगे x y के, अगर हम मान लेते हैं कि इन द ऑपरेशन ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स, यहाँ पे लेट कर लीजिएगा, वी शैल शो दैट इन द आइडेंटिटी एलिमेंट डज नॉट एग्जिस्ट। एक लाइन पहले यहाँ पे इंक्रीज कर दो कि लेट x1 y1, ये हमने अपने पास से लेट किए हैं, बी द पेयर ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, देन V is such that। ठीक है, हमने मान लिया कि जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो एडिशन ऑफ वेक्टर्स की कंडीशन में एग्जिस्ट नहीं करता है। एग्जिस्ट नहीं करता तो हमने मान लिया कि उसका पेयर हमने अपने पास से क्या माना, x1 y1 है। तो जब आप किसी भी वेक्टर के साथ में इस वाले पेयर को ऐड करोगे तो वो किसकी इक्वल आएगा, इसी वाले पेयर की इक्वल आएगा, क्योंकि जब ये एग्जिस्ट ही नहीं करा यानी कि इसकी वैल्यू क्या ले ली हमने, 0 ले ली। तो अगर इसकी वैल्यू 0 है, 0 में आप किसी भी टर्म को ऐड करोगे तो आपके पास में ये वाली वैल्यू आ जाएगी, जहां पर फॉर ऑल सभी के लिए x और y किसको बिलोंग करेंगे, रियल नंबर को बिलोंग करेंगे। अब यहाँ पे आप देखिए, जो आपको कंडीशन दी हुई है क्वेश्चन में, यहाँ से आगे आपको क्या करना है, जो क्वेश्चन में कंडीशन दी हुई है उसके अकॉर्डिंग चलना है। क्वेश्चन में आपसे कहा है x y में अगर हम x1 y1 को ऐड करें तो ये किसके इक्वल होगा, इसके। तो ये दोनों टर्म सेम हम मान करके चले, तो ये हमारी किसकी इक्वल आएंगी, x प्लस x1 कॉमा 0 के। तो दिस टर्म इज इक्वल्स टू एक्स वाई, जहां पर फॉर ऑल सभी के लिए एक्स वाई किसको बिलोंग करेगा, आर को बिलोंग करेगा। बट इन केस अगर हम क्या ले रहे हैं, y को 0 नहीं ले रहे, अगर हम y को 0 नहीं ले रहे हैं तो उस कंडीशन में ये वैल्यू हमारी इसके इक्वल नहीं आ सकती। क्योंकि देखो, अगर हमने x में मान लीजिए कि एक बार को x1 अगर एग्जिस्ट कर जाए इसके अकॉर्डिंग, तो ये हमारे पास में वैल्यू आ जाएगी। लेकिन जब y1 एग्जिस्ट नहीं कर रहा और हमारे पास में जो y है इसको हम 0 नहीं ले रहे, इसको हम 0 नहीं ले रहे, तो यहाँ पे तो 0 नहीं आएगा, फिर यहाँ पे तो y आ जाएगा। ये हमने क्यों लिखा, क्योंकि कंडीशन दी हुई है। बट जैसा हम मान के चले उसके अकॉर्डिंग अगर हम y को 0 ना माने तो कंडीशन हमारी सेटिस्फाई नहीं करेगी। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे लास्ट में कि इफ y does not equals to 0 then x plus x1 comma 0 इज इक्वल्स टू एक्स वाई, ये क्या होगा, एग्जिस्ट नहीं करेगा। या फिर आप लिख सकते हो इज इक्वल्स टू एक्स वाई डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट, यानी कि ये क्या है, ये वाली टर्म एग्जिस्ट नहीं करेगी। सो हेंस v is not a vector space, not a vector space over the field F, over the field F। ठीक है, इसी के साथ में क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। आई होप क्लियर हो गया होगा, कहीं पे भी डाउट हो तो पूछ लेना। ठीक है।
एक बार दो बार से आपको मैं डिफाइन कर देती हूँ। क्वेश्चन में आपसे कहा गया था ये ऑपरेशन दिए हुए हैं, मान लीजिए रियल नंबर्स का सेट है जिसको एक्स और वाई की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया है, इसको हमने वी मान लिया है, और एफ क्या है, रियल नंबर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं एफ के अंदर, और एफ क्या है, फील्ड है। तो आपको ये कंडीशन डिफाइन करके दी हुई थी और आपको बताना था कि क्या वी फील्ड के ऊपर वेक्टर स्पेस होगा या नहीं होगा। तो सबसे पहले हमने लिखा कि हम जानते हैं कि V इज नॉट अ वेक्टर स्पेस। V वेक्टर स्पेस कब नहीं होगा, इफ इट डज नॉट फॉलो एनी पोस्टुलेट्स, यदि ये किसी भी एक पोस्टुलेट को फॉलो नहीं करेगा तो हम उसको वेक्टर स्पेस नहीं बोल सकते। सो वी शैल शो दैट, हम क्या शो करेंगे कि इन द ऑपरेशन ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स द आइडेंटिटी एलिमेंट डज नॉट एग्जिस्ट। तो हम इसमें कंडीशन क्या लेकर के चलेंगे कि जो ऑपरेशन है एडिशन ऑफ वेक्टर्स का उसमें आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता है। बट शो कब करेंगे, जब हमारे पास में आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। तो इसीलिए हमने मान लिया कि x1 y1 क्या है, पेयर है किसका, आइडेंटिटी एलिमेंट का। तो उस कंडीशन में अगर हम ये इस वाले पेयर में ऐड करते हैं इस डज नॉट एग्जिस्ट वाले पेयर को, तो ये हमारा किसके इक्वल होगा, एक्स वाई के इक्वल होगा, क्योंकि जब ये एग्जिस्ट ही नहीं करता तो इसकी प्रॉपर वैल्यू 0 हो गई। और एक्स वाई किसको बिलोंग कर रहे हैं, रियल नंबर को बिलोंग कर रहे हैं। सेम इसके लिए अगर आप ये वाला ऑपरेशन देखो तो क्वेश्चन में आपसे कहा है कि ये ऑपरेशन इस फॉर्म में डिफाइन किया हुआ है, तो इसके प्लेस में हम क्या पुट करेंगे, ये वाली वैल्यू पुट करेंगे इज इक्वल्स टू दिस। लेकिन इन केस अगर जैसे हमने थ्योरी लिखी है उसके अकॉर्डिंग हम मान के चलते हैं, तो उस कंडीशन में अगर हम y को 0 नहीं लेंगे बच्चा, तो y को 0 ना लेने पे ये कंडीशन हमारे सेटिस्फाई नहीं करेगी। कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगी तो उसका मतलब क्या है कि v जो है वो वेक्टर स्पेस नहीं होगा फील्ड के ऊपर। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या है, लेट V बी द सेट ऑफ ऑल पेयर्स एक्स वाई ऑफ रियल नंबर्स एंड लेट F बी द फील्ड ऑफ रियल नंबर्स, देन डिफाइन दिस, verify that V with these operations is not a vector space over the field of real numbers। क्वेश्चन में आपसे क्या कहा है कि मान लीजिए V क्या है, सेट है किसका, रियल नंबर्स के पेयर्स का, पेयर किस फॉर्म में, एक्स और वाई की फॉर्म में, और F क्या है, फील्ड है रियल नंबर्स का। ऑपरेशंस आपको डिफाइन किए गए हैं, एक्स वाई प्लस एक्स वन वाई वन इज इक्वल्स टू 3y प्लस 3y1 एंड माइनस एक्स वन। सेकेंड है सी एक्स वाई इज इक्वल्स टू 3cy और माइनस सी एक्स। देन आपको वेरीफाई करके दिखाना है कि जो v है वो इन ऑपरेशंस के साथ में वेक्टर स्पेस नहीं है रियल नंबर के फील्ड के ऊपर। ठीक है, ये चीज हमें शो करनी है। तो देखो इस टाइप के अगर क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं तो क्वेश्चन में आप देखोगे आपको 3 वगैरह दिखाई दे रहा है, तो ये जो 3 है ये हमारे पास में जो टर्म्स दी हुई है जैसे कि 3y प्लस 3y1 इस टाइप से, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आप एक सेकंड मेथड से भी कर सकते हो। सेकंड मेथड कौन सा होगा, इसमें आप 3 टर्म्स अपने आप लेट कर लीजिए। ठीक है, यानी कि वेक्टर नंबर्स आप अपने आप लेट कर लीजिए कि मान लिया ये इसके इक्वल हो गया, ये इसके इक्वल हो गया, ये इसके इक्वल हो गया। कोई भी आप रियल नंबर ले लोगे जो कि क्या होंगे, वेक्टर स्पेस से होंगे, उनको लेकर के आप क्या करोगे, उसमें कोई भी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करा के दिखा देना। अब आपको एडिशन ऑफ वेक्टर्स वाली प्रॉपर्टी बताई थी और मैंने बताया था कि किसी भी एक पोस्टुलेट को अगर सेटिस्फाई ना करे टर्म्स तो उस कंडीशन में उसको हम वेक्टर स्पेस नहीं बोलते, बोला था। तो मान लीजिए हमने कोई भी 3 एलिमेंट्स ले लिए, लेट पर लिख लेना, लिखना टेकिंग अल्फा इज इक्वल्स टू, आप अपने आप से कोई भी कुछ भी मतलब आप रियल नंबर्स मान सकते हो, रियल नंबर होने चाहिए, कोई से भी आप ऐड कर सकते हो। हमने मान लिया 1 2, एक हमने बीटा माना जिसके अंदर एलिमेंट्स हमने मान लिए 2 3, एक हमने गामा मान लिया जिसके अंदर हमने एलिमेंट्स मान लिए 1 और 3। ठीक है, इनको लेकर के सोल्व करके दिखा दो, और जो कंडीशन होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, इक्वल आनी चाहिए। अगर वो इक्वल नहीं आई तो उस कंडीशन में जो v है वो वेक्टर स्पेस नहीं होगा। मतलब क्या है कि अगर हमने अल्फा और बीटा को ऐड करा उसके बाद इसमें गामा को ऐड कर दिया, और सेकंड कंडीशन हम ले रहे हैं कि मान लिया हमने बीटा और गामा को ऐड करा और इसमें अल्फा को ऐड कर दिया, तो ये कंडीशन दोनों आपस में इक्वल होनी चाहिए। अगर ये इक्वल नहीं आती है तो इसका मतलब v जो है वो वेक्टर स्पेस नहीं होगा। ठीक है, तो नाउ फर्स्ट कंडीशन हम लेके चलेंगे कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे। तो अल्फा की वैल्यू आपके पास में कितनी है 1 2, फिर प्लस बीटा की वैल्यू आपके पास में कितनी है 2 3। ठीक है,
प्लस गामा की वैल्यू आपके पास में क्या है 1 3। अब ये टर्म्स ऐड कैसे होंगी ये बात समझने की, इसमें कंफ्यूज मत होना। देखो ऐड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो ऑपरेशन आपको क्वेश्चन में गिवन है उसी के अकॉर्डिंग आपको ऑपरेशन अप्लाई करने हैं। अपने पास से आप जोड़ घटा कुछ नहीं कर सकते। देखो कैसे, यहाँ पे जो क्वेश्चन में डिफाइन किया गया है उसके अकॉर्डिंग एक्स वाई में जब आप ऐड कर रहे थे x1 y1 को, तो आपके पास में ये वाली वैल्यू आई, तो इसके अकॉर्डिंग हम सॉल्व करेंगे। देखो 3y आया है, 3y का मतलब क्या है, y क्या है हमारे पास में सेकंड एलिमेंट। इसमें देखो हमारे पास में अगर हम इसको x मान लें, इसको y, ये x1 हो जाएगा, ये y1, दोनों टर्म्स ऐड हो रही है। तो इसके अकॉर्डिंग चलो ये टर्म इसके इक्वल है 3y, तो 3 में आप 2 की मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा, 3 2 6, फिर प्लस साइन है, क्या लिखा हुआ है 3y1, y1 क्या है हमारे पास में 3 है, तो 3 3 कितने हो जाएंगे 9, 9 में आप 6 ऐड करोगे क्या मिलेगा 15, यानी कि फर्स्ट एलिमेंट तो क्या आ गया 15 आ गया। सेकंड कंडीशन देखो क्या है, माइनस के x, तो x क्या है हमारे पास में 1, तो -1 माइनस x1 कितना है 2 है, तो माइनस के 2, -2 -1 कितना हो जाएगा माइनस के 3 हो जाएगा। तो ये पेयर तो हमारा सॉल्व हो गया, इनको रफ कर दो, ठीक है। प्लस आपके पास में क्या है 1 और 3 है, इनको सॉल्व करोगे आप सेम इसी तरीके से जैसे हमने किया। अगर ये x है, ये y है, ये x1 है, ये y1 है, फिर से ऐसे करो 3y, तो 3 और 3 की मल्टीप्लाई -3 में करोगे तो माइनस के 9 आ जाएगा, प्लस 3y1, तो 3 3 9, तो ये कैसे रहेंगे प्लस के, इससे ये टर्म कैंसिल आउट, तो फर्स्ट टर्म तो क्या आ गई 0 आ गई। सेकंड देखो माइनस के x की वैल्यू कितनी है 15, तो -15 माइनस x1 की वैल्यू क्या है 1 है, तो क्या हो जाएगा माइनस के 1, सॉल्व करोगे क्या आएगी आपके पास में टर्म माइनस के 16 आ जाएगा। क्लियर है इतनी बात, यहाँ तक समझ में आ गया। सेम ऐसी नेक्स्ट टर्म निकालेंगे, नेक्स्ट क्या निकालोगे आप, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो अल्फा की वैल्यू क्या मानी हमने 1,2, फिर प्लस साइन, बीटा की वैल्यू हमारे पास में क्या है 2,3 एंड गामा की वैल्यू क्या है 1,3 है। सॉल्व कर लोगे, यहाँ से आगे देख लेना, 1 और 2 तो एज इट इज रहेगा, प्लस इनको सॉल्व कीजिए 3y, तो 3 3 कितने हो जाएंगे 9, 3y1 मान लिया ये x है, ये y है, ये x1 है, ये y1 है, ऑपरेशन अप्लाई करोगे ना, तो यहाँ से 3y, तो 3 3 9, 3y1, y1 की वैल्यू भी 3, तो 3 3 9, 9 और 9 ऐड होकर के कितना हो जाएगा भाई 18 हो जाएगा, माइनस के x, तो यानी कि माइनस के 2 माइनस के x1, तो कितना हो गया माइनस के 3 हो गया, सोल्व करके कितना हो गया -3। इन दोनों में फिर से ऑपरेशन अप्लाई कर दोगे, कर दीजिए, क्या आ जाएगा 3y, ये x है, ये y है, ये x1 है, ये y1 है, 3y, तो 3 2 6 प्लस 3y1, तो 3 3 9, वो भी कैसे आएंगे माइनस के, सोल्व करोगे क्या मिलेगा आपको माइनस के 3। आगे चलो माइनस के x यानी कि माइनस के 1 और माइनस के x1 यानी कि माइनस के 18, सोल्व करोगे कितना आ जाएगा माइनस के 19। अब आप एक बात बताइए मुझे, ये भी हमने सॉल्व कर लिया, ये भी सॉल्व कर लिया, इसमें वैल्यूज आई थी 0 और -16, इसको सॉल्व करके क्या आई है -3 -19, क्या दोनों सेम आ रही है, नहीं आ रही है, तो ये दोनों वैल्यूज सेम नहीं है, इसका मतलब क्या है कि जो एडिशन ऑफ वेक्टर्स वाली प्रॉपर्टी है वो सेटिस्फाई नहीं कर रही। तो अगर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं कर रही इसका मतलब क्या है कि जो V है वो वेक्टर स्पेस नहीं होगा। तो आप क्या लिखोगे कि इन जनरल अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा डज नॉट इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, सो V is not a vector space over the field of real numbers। ठीक है, इसी के साथ में क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। आई होप क्लियर हो गया होगा, नोट कर लीजिए इसको। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको जितना समझाया वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। कहीं पे भी अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा।
वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में, क्योंकि अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे जिनके कमेंट्स आए कि दी 5th सेमेस्टर स्टार्ट कर दो, यानी कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को अभी तक नहीं पता चला कि 5th सेमेस्टर स्टार्ट हो गया है या नहीं हुआ है। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं सभी स्टूडेंट्स अपने तक ही मत रखिए कि क्लासेस बस हमारा ही फायदा होता रहे, अपने फ्रेंड्स का भी फायदा कर दो थोड़ा बहुत, तो उनका भी बेनिफिट हो जाए, वो भी अपनी पढ़ाई अच्छे से कंटिन्यू कर सकें। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक कर देना ताकि मुझे पता चल सके कि आपको वीडियो हेल्पफुल लग रही है नहीं। अगर आप चैनल पर नए हो या फिर तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।